पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ है, कैसी बेकरारी है ये, कैसा नशा है। राजा जी तुमसे दिल लगाने की सजा है। पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ है, कैसी बेकरारी है ये, कैसा नशा है। तुमसे दिल लगाने की सजा है। अय्या तुमसे दिल लगाने की सजा है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद IAS चैनल में। दोस्तों, कल की जो मैंने क्लास कराई हुई थी वो दोस्तों सूर्य को लेकर मैंने कराई हुई थी। आज की दोस्तों जो क्लास होगी दोस्तों, नया टॉपिक पृथ्वी की गतियों को लेकर, पृथ्वी की गतियों को लेकर। तो दोस्तों, आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों, आज मैं टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ, पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियाँ। तो आपका जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, वो टॉपिक रहेगा पृथ्वी की गतियाँ। ठीक है ना, यानी कौन सी है? पृथ्वी 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 की गतियाँ। यहाँ पर दोस्तों आज का जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, वो रहेगा पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियाँ गति या गतियाँ कौन कौन सी है। ठीक है ना दोस्तों, आज का टॉपिक यही रहेगा, पृथ्वी की गतियाँ कौन कौन सी हैं और यहाँ से हमारे एग्जाम में क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं और क्या क्या बनते हैं, इन्हीं बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। अगर पृथ्वी की गति की दोस्तों बात करें तो इसमें दोस्तों दो प्रकार की गति होती है। पृथ्वी की गति में अगर बात करें तो आपकी दो प्रकार की गति होती है। पहली दो दोस्तों जो गति होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं घूर्णन गति। ठीक है ना दोस्तों, घूर्णन गति, या इसी को दोस्तों बोला जाता है दैनिक गति। या दोस्तों इसी का तीसरा नाम है परिभ्रमण गति। परिभ्रमण गति। दो प्रकार की दोस्तों गतियां हैं ये पृथ्वी की, दो प्रकार की गतियां हैं पृथ्वी की, जिसमें से दोस्तों जो पहली गति है वो दोस्तों आपकी घूर्णन गति या दैनिक गति या परिभ्रमण गति है। ठीक है ना दोस्तों, घूर्णन गति या दैनिक गति या परिभ्रमण गति कहते हैं, जो दोस्तों आपकी पहली प्रकार की गति है। इसके बाद दोस्तों दूसरी प्रकार की अगर गति की बात करें तो इस वाली गति को दोस्तों बोला जाता है परिक्रमण गति, या दोस्तों इसी का दूसरा नाम है वार्षिक गति। ठीक है ना दोस्तों, तो पृथ्वी की गतियों में हम लोग दो प्रकार की गति की बात करेंगे, जिसमें से पहला आपका दोस्तों है घूर्णन गति और दूसरा दोस्तों है दैनिक गति। इसी का नाम है तीसरा परिभ्रमण गति। एक ही बात और ये तीनों एक ही बात। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि घूर्णन गति किसे कहते हैं। तो आपको दोस्तों पता है, अपनी जो पृथ्वी है, ठीक है ना, अपनी जो पृथ्वी है तो वो अपनी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी की इस गति को हम लोग घूर्णन गति या परिभ्रमण गति या दैनिक गति कहते हैं। और एक घूर्णन पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड का समय लगता है। एक घूर्णन पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात करते थे पृथ्वी का अपने अक्ष के सापेक्ष। तो जरा देखिएगा यहाँ पर दोस्तों, इसकी परिभाषा लिखते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष के सापेक्ष। ठीक, पृथ्वी का अपने अक्ष के सापेक्ष दोस्तों, ठीक है ना, अक्ष के सापेक्ष पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, पश्चिम से
पूर्व दिशा की ओर, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमना, की ओर घूमना पृथ्वी की घूर्णन गति कहलाती है। पृथ्वी की घूर्णन गति कहलाती है। घूर्णन गति कहलाती है। ये दोस्तों आपका है, यानी कि पृथ्वी का अपने अक्ष के सापेक्ष पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमना, इस तरीके से पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमना पृथ्वी की घूर्णन गति कहलाती है। पृथ्वी की घूर्णन गति कहलाती है, यानी पृथ्वी का अपने अक्ष के सापेक्ष पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमना घूर्णन कहलाता है। जैसे दोस्तों ये पृथ्वी है, ठीक, ये इसका उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम, तो पश्चिम से पूर्व की ओर मतलब यूं ऐसे घूमेगी, ऐसे अपने अक्ष पर। और ये दोस्तों बिंदु क्या कहलाता है? घूर्णन गति या दैनिक गति, या इसी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? परिभ्रमण गति। ठीक है ना, इसी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? परिभ्रमण गति, परिभ्रमण गति। ठीक है ना, इसी को दोस्तों बोलते हैं। और एक घूर्णन पूरा करने में यहाँ पर दोस्तों अगला पॉइंट लिख लेते हैं। एक घूर्णन पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट व 4 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये लगभग वही कितना? 24 घंटे। तो पृथ्वी का अपने अक्ष के सापेक्ष पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमना क्या कहलाता है दोस्तों? घूर्णन गति या दैनिक गति या परिभ्रमण गति। और एक घूर्णन पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट व 4 सेकेंड का समय लगता है। क्लियर दोस्तों? इसके बाद दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं कि घूर्णन गति के कारण क्या क्या परिवर्तन होते हैं या क्या क्या बिंदु होते हैं। ठीक है ना, तो आप लोगों ने दोस्तों देखा घूर्णन गति, दैनिक गति या परिभ्रमण गति। ठीक, और आपने दोस्तों परिभाषा देखी, पृथ्वी का अपने अक्ष के सापेक्ष पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमना पृथ्वी की घूर्णन गति कहलाती है। और एक घूर्णन पूरा करने में कितना? 23 घंटे 56 मिनट का समय लगता है। तो चलिए दोस्तों आप लोग जरा इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं इस घूर्णन गति के कारण क्या क्या होता है। तो स्क्रीनशॉट दोस्तों आप लोग ले लीजिए, ले लिया होगा दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं इस घूर्णन गति के कारण क्या क्या होता है। तो जरा देख लेते हैं इस घूर्णन गति के कारण क्या क्या होता है और क्या क्या पॉइंट आते हैं, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में दोस्तों सवाल बहुत बनते हैं। ठीक है ना, तो आप लोग बस अपने नोट्स अच्छे से बनाते रहिएगा। क्या क्या परिवर्तन होते हैं उन्हीं बिंदुओं पर हम लोग दोस्तों बात कर लेते हैं। तो जरा देखिएगा दोस्तों, इस गति के कारण जो पहला आपका पॉइंट रहेगा, ठीक, पहला पॉइंट क्या रहेगा? इस गति के कारण दिन व रात होते हैं। दिन व रात होते हैं। ठीक है ना दोस्तों, यानी जो ये गति है कौन सी? घूर्णन गति या दैनिक गति या परिभ्रमण गति, इसी गति के कारण दिन व रात होते हैं। अब कैसे दोस्तों होते हैं? जैसे क्या हुआ, ये आपकी पृथ्वी हो गई दोस्तों, ठीक है ना, ये आपकी पृथ्वी हो गई और ये आपका क्या हो गया दोस्तों? सूर्य हो गया। ठीक, ये अब पृथ्वी आपकी इस दिशा में मूव कर रही, तो इसका मतलब इस तरीके से पश्चिम से पूर्व की ओर मूव कर रही दोस्तों। तो इसका मतलब जब पृथ्वी का जब ऐसे ये घूमेगी तो ये वाला हिस्सा सूर्य के सापेक्ष आएगा। तो इसका मतलब सूर्य की जब सापेक्ष आएगा तो सूर्य की किरणें इस वाले भाग में पड़ेंगे। मान लेते ये पार्ट है, इस वाले भाग में सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, तो इसका मतलब पृथ्वी के इतने वाले भाग में दिन रहेगा और पीछे इसकी सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाएगी, तो यहाँ क्या रहेगी? रात रहेगी। ठीक है ना, दिन रहेगा और रात रहेगी। तो पृथ्वी की इसी गति के कारण दोस्तों क्या होते हैं? दिन व रात होते हैं।
दोस्तों इंपॉर्टेंट कर लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए रहेगा, एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग दोस्तों अच्छे से लिखते रहना। पृथ्वी की इस गति के कारण दोस्तों क्या दिन व रात होते हैं, दिन व रात होते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग अगर अगला पॉइंट की बात करें, जरा देख लेते हैं अगला क्या है। अगला दोस्तों आपका पॉइंट रहेगा इस गति के कारण, इस गति के कारण, इस गति के कारण सूर्य चंद्रमा, सूर्य कामा चंद्रमा, सूर्य कामा चंद्रमा और अंतरिक्ष में उपस्थित, और अंतरिक्ष में उपस्थित, और अंतरिक्ष में उपस्थित, उपस्थित और अंतरिक्ष में उपस्थित अन्य पिंड, अन्य पिंड, अन्य पिंड पूर्व से पश्चिम की ओर, अन्य पिंड पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर पृथ्वी के चारों ओर घूमते दिखाई पड़ते हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर पृथ्वी के चारों ओर, चारों ओर घूमते दिखाई देते, चारों ओर घूमते दिखाई देते हैं, दिखाई देते हैं, ठीक है ना दोस्तों। ठीक, ये आपका अगला पॉइंट है। तो पृथ्वी की जो घूर्णन गति है, इस गति के कारण दिन व रात होते हैं, और इसी गति के कारण सूर्य चंद्रमा और अंतरिक्ष में उपस्थित अन्य पिंड पूर्व से पश्चिम की ओर पृथ्वी के चारों ओर घूमते दिखाई देते हैं। मतलब दोस्तों जैसे ये पृथ्वी घूम रही है, ठीक, तो अब इस गति के कारण होगा क्या, जो हमारा सूर्य चंद्रमा अन्य पिंड है तो वो आपको पूरब से पश्चिम की ओर, ऐसे गति ये चल रही है तो ये पूरब से पश्चिम की ओर हमें घूमते हुए क्या दिखाई देंगे, दिखाई देंगे। और इसका रीजन दोस्तों कौन सी गति है, घूर्णन गति या दैनिक गति या परिभ्रमण गति, ठीक है ना। तो दैनिक गति या घूर्णन गति उस गति को कहते हैं जब पृथ्वी अपने अक्ष के सापेक्ष पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इस गति के कारण दिन व रात होते हैं, और इस गति के कारण सूर्य चंद्रमा और अंतरिक्ष में उपस्थित अन्य पिंड पूर्व से पश्चिम की ओर पृथ्वी के चारों ओर घूमते दिखाई देते हैं। क्लियर दोस्तों। तो ये कुछ आपके पॉइंट है, जिसमें से ये वाला जो पॉइंट आपके एग्जाम में दोस्तों बहुत पूछा जाता है, तो आप लोग अंडरलाइन इसे कर लेना, क्योंकि वहां पर सीधा सा सवाल आता है पृथ्वी की किस गति के कारण दिन व रात होते हैं, दिन व रात होते हैं। क्लियर दोस्तों। तो आप लोग दोस्तों इसे स्क्रीनशॉट इतने का ले लीजिए। इसके बाद इसमें एक पॉइंट और है, उस पर भी बात कर लेते, फिर दोस्तों हम लोग परिक्रमण गति पर आते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों आप सभी लोग। चलिए ले लिया होगा। अब हम लोग दोस्तों आगे बात कर लेते हैं, एक इसमें पॉइंट और है, उस वाले पॉइंट पर भी बात कर लेते हैं। वो पॉइंट क्या है, क्योंकि आपके एग्जाम में दोस्तों वहाँ से सवाल पूछ लिया जाता है। जरा देखते हैं दोस्तों वो पॉइंट क्या है। दोस्तों जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर दोस्तों वो पॉइंट देखना। अभी मैंने दोस्तों आपको क्या बताया कि ये हमारी पृथ्वी हो गई, ठीक है ना दोस्तों, और ये आपका सूर्य हो गया, सूर्य। अब पृथ्वी दोस्तों आपकी यूं मूव कर रही पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर यूं, तो इसका मतलब सूर्य की किरणें दोस्तों इस वाले पार्ट में ऐसे पड़ेंगी, ये सूर्य की किरणें ऐसे ऐसे, मतलब ये वाला जो इतना पार्ट है यहाँ पर सूर्य की किरणें रहेंगी ये वाले पार्ट में, और पीछे दोस्तों सूर्य की किरणें यहाँ पर नहीं पड़ेंगी। तो इसका मतलब यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, अंधेरा हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। पृथ्वी के इस पार्ट में अंधेरा होगा, मतलब जो हिस्सा सूर्य के आगे आएगा वहाँ दिन, और पीछे वाला जो हिस्सा होगा दोस्तों वहाँ क्या होगी, रात होगी। तो इसका मतलब दोस्तों देखो, इस वाले पार्ट में दिन और इस वाले पार्ट में रात, अगर मैं दिन और रात को जहाँ पर ये दोस्तों जो आप देख रहे, तो देखना दोस्तों ध्यान से, ग्लोब पर वह व्रत, ग्लोब पर वह व्रत
जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं, उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। जैसे दोस्तों ये दिन और रात इतने वाले में है, ये पृथ्वी है दोस्तों हमारी, ये हिस्सा दिन ये रात है, ये इसका पॉइंट है, यहाँ से दिन इधर रात होती, तो मैं इस दिन और रात को विभाजित करता हुआ ग्लोब पर यूं एक वृत्त खींच दूं दोस्तों, जो दिन और रात को क्या विभाजित करे, वह व्रत दोस्तों हमारा क्या कहलाता है? प्रदीप्त व्रत कहलाता है, प्रदीप्त व्रत कहलाता है। तो ग्लोब पर वह व्रत जो दिन और रात को विभाजित करता है प्रदीप्त व्रत कहलाता है, प्रदीप्त व्रत कहलाता है। तो नीचे मैं दोस्तों लिख देता हूं इसकी परिभाषा क्या होगी, जरा ध्यान से देखिए, अंडरलाइन कर लेना। ग्लोब पर वह व्रत, ग्लोब पर वह व्रत जो दिन व रात को, जो दिन व रात को, जो दिन व रात को विभाजित करता है, जो दिन व रात को विभाजित करता है प्रदीप्त व्रत कहलाता है, प्रदीप्त व्रत कहलाता है, प्रदीप्त व्रत कहलाता है। ग्लोब पर वह व्रत जो दिन और रात को दोस्तों क्या करता है? विभाजित करता है, प्रदीप्त व्रत कहलाता है, प्रदीप्त व्रत कहलाता है। अंडरलाइन दोस्तों कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम के लिए पॉइंट रहेगा। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा ग्लोब हो गया, यहाँ पर दिन इधर रात, तो अगर मैं दिन और रात को ऐसे मिलाते हुए एक व्रत खींच दूं तो ये जो व्रत कहलाएगा ये आपका प्रदीप्त व्रत कहलाएगा, प्रदीप्त व्रत कहलाएगा। वही मैंने दोस्तों लिखा हुआ, ग्लोब पर वह व्रत जो दिन व रात को विभाजित करता है प्रदीप्त व्रत कहलाता है, प्रदीप्त व्रत कहलाता है। क्लियर दोस्तों? तो चलिए दोस्तों एक काम कर लीजिए, आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं परिक्रमण गति या वार्षिक गति। इतने का दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों हम लोग अगली गति की बात कर लेते हैं। चलिए ले लिया होगा दोस्तों। अब हम लोग बात कर लेते हैं परिक्रमण गति। एक तो ये गति आपकी दोस्तों कंप्लीट हो गई, दूसरी में दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं कौन सी गति? परिक्रमण गति या वार्षिक गति। तो परिक्रमण और वार्षिक गति क्या होती है दोस्तों, अब हम लोग इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले देखिए, अभी जब मैंने दोस्तों आपको परिभ्रमण बताई तो इसका मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही थी, लेकिन जब हम परिक्रमण गति की बात करेंगे तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमेगी, वही उसकी गति क्या कहलाती? परिक्रमण गति या वार्षिक गति। याद कैसे रखना है, आप जब किसी मंदिर में जाते हैं तो दोस्तों आपके साथ जो भी होते क्या कहते हैं, इसकी परिक्रमा लगा लो, मतलब आप चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं। ऐसे ही दोस्तों आप याद रखिए, परिक्रमण का मतलब आप किसी के ओर परिक्रमा कर रहे हैं, तो इसका मतलब पृथ्वी अब सूर्य के सापेक्ष या सूर्य के चारों ओर घूमेगी, और परिभ्रमण मतलब स्वयं घूमना। तो परिक्रमा से दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, तो ये कभी आपका गलत नहीं होगा दोस्तों, ठीक है ना। तो परिक्रमा से आप लोग दोस्तों ध्यान रखिएगा। अपने अक्ष पर घूमती हुई, अगर दोस्तों इसकी परिभाषा लिखें तो जरा देखिएगा परिभाषा क्या है। यहां से मैं लिखता हूं, अपने अक्ष पर, अपने अक्ष पर, अपने अक्ष पर घूमती हुई, अपने अक्ष पर घूमती हुई, ठीक है ना दोस्तों। अपने अक्ष पर घूमती हुई, अपने अक्ष पर घूमती हुई पृथ्वी सूर्य के चारों ओर लगभग घूमती हुई, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर लगभग, चारों ओर लगभग, चारों ओर लगभग, चारों ओर लगभग, चारों ओर लगभग 107, और इसके बाद दोस्तों इतना, यानी इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है ना, किमी प्रति घंटा की गति से, किमी प्रति घंटा की गति से, ठीक है ना दोस्तों, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में, दीर्घ
वृत्ताकार वृत्ताकार कक्षा में, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में, ठीक है ना दोस्तों, यानी कि दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है, चक्कर लगाती है, लगाती है, इसे ही या इस गति को परिक्रमण गति कहते हैं, इस गति को परिक्रमण गति कहते हैं, परिक्रमण गति कहते हैं, कहते हैं। अंडरलाइन दोस्तों कर लेना। अब दोस्तों जरा देखिएगा, परिक्रमण का मतलब क्या हुआ। जैसे ये सूर्य और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी, ये पृथ्वी हो गई दोस्तों, तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर ऐसे चक्कर लगाती है, तो इस गति को हम लोग परिक्रमण गति कहते हैं। और जब पृथ्वी स्वयं अपने ऐसे अक्ष पर घूमती है दोस्तों, तो इसे हम लोग परिभ्रमण गति कहते हैं, परिभ्रमण गति कहते हैं। यह दोस्तों आपका अंतर है, परिक्रमण और वार्षिक गति। इसी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, वार्षिक गति या परिभ्रमण गति, ठीक है ना दोस्तों, परिक्रमण गति या वार्षिक गति। तो यानी अपने अक्ष पर घूमती हुई पृथ्वी सूर्य के चारों ओर लगभग 1,07,000, ठीक है ना दोस्तों, 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है। इस गति को परिक्रमण गति कहते हैं, इस गति को परिक्रमण गति कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। यानी इतने रफ्तार से ये क्या सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती, इसी गति को दोस्तों हम लोग परिक्रमण गति कहते हैं, परिक्रमण गति कहते हैं। अब दोस्तों जरा देखिएगा, इस गति के कारण क्या क्या होता है, इस गति के कारण होता क्या क्या है दोस्तों, इस गति के कारण। तो पहला दोस्तों पॉइंट, इस गति के कारण, पहला दोस्तों हम लोग पॉइंट लिख रहे हैं, इस गति के कारण क्या क्या होता है। तो ऋतुओं में परिवर्तन इसी गति के कारण होता है। तो यहाँ पर दोस्तों पहला पॉइंट, ऋतुओं में परिवर्तन, ऋतुओं में परिवर्तन, ऋतुओं में परिवर्तन इसी गति के कारण होता है, इसी गति के कारण, इसी गति के कारण होता है। पहला दोस्तों ये पॉइंट आपका। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे कहाँ पर, परिक्रमण गति या वार्षिक गति को लेकर। तो दोस्तों इस गति के कारण पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऋतुओं में परिवर्तन इसी गति के कारण होता है, ठीक है ना दोस्तों। ऋतु हैं जैसे ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, विषुव, वसंत विषुव, शरद विषुव, ठीक। तो जो भी ऋतुओं में परिवर्तन होता है दोस्तों, वो आपकी किस गति के कारण होता है, परिक्रमण गति या वार्षिक गति के कारण। दूसरा दोस्तों अगर पॉइंट की बात करें, दिन रात का छोटा व बड़ा होना, दिन रात का छोटा व बड़ा होना, छोटा व बड़ा होना, दिन रात का छोटा व बड़ा होना, ठीक है ना दोस्तों। दिन रात का छोटा या बड़ा होना किस, परिक्रमण गति के कारण होता है, परिक्रमण गति के कारण होता है। दिन और रात का छोटा व बड़ा होना परिक्रमण गति के कारण होता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करें कर्क और मकर रेखाओं का निर्धारण, कर्क और मकर रेखाओं का निर्धारण, कर्क और मकर रेखाओं का निर्धारण, ठीक है ना दोस्तों। निर्धारण किस गति के कारण होता है दोस्तों, वो आपका परिक्रमण गति के कारण होता है, परिक्रमण गति के कारण होता है, ठीक है ना दोस्तों। परिक्रमण गति के कारण होता है, परिक्रमण गति के कारण होता है। इसके बाद दोस्तों और पॉइंट बात कर लेते हैं, उपसौर और अपसौर की स्थिति का होना। चौथा दोस्तों बात करें तो आपका रहेगा उपसौर व अपसौर की स्थिति, उपसौर व अपसौर की
स्थिति, उपसौर व अपसौर की स्थिति। ठीक है ना दोस्तों, ये सारी की सारी जो आपकी घटनाएं हैं दोस्तों, ये परिक्रमण गति के कारण होती हैं, परिक्रमण गति के कारण होती हैं दोस्तों। ठीक है ना, परिक्रमण गति के कारण होती हैं। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं जरा, देखो परिक्रमण गति या वार्षिक गति किसे कहते हैं। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई पृथ्वी सूर्य के चारों ओर लगभग 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा से दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है। इस गति को परिक्रमण गति कहते हैं, परिक्रमण गति कहते हैं। इस गति के कारण दोस्तों पहला पॉइंट ऋतुओं में परिवर्तन होता है, दूसरा दोस्तों पॉइंट दिन व रात छोटे या बड़े होते हैं, तीसरा पॉइंट दोस्तों कर्क और मकर रेखाओं का निर्धारण करते हैं, चौथा दोस्तों पॉइंट उपसौर व अपसौर की क्या स्थिति होती है, उपसौर व अपसौर की क्या स्थिति होती है। क्लियर दोस्तों, ये आपका इस परिक्रमण गति के कारण होता है ऋतुओं में परिवर्तन। अब दोस्तों कैसे कैसे ऋतुओं में परिवर्तन होता है हम लोग दोस्तों अब उसी बिंदु पर बात कर लेते हैं। ठीक है ना, तो चीज़ों को बस आप दोस्तों समझते रहिएगा, जरा देख लेते हैं कैसे ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ठीक, तो चलिए दोस्तों हम लोग अब बात करते हैं ऋतुओं में कैसे परिवर्तन होता है। तो उसी बिंदु पर हम लोग अब बात करेंगे कैसे ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो देख लेते हैं दोस्तों, जरा ध्यान से दोस्तों आप सभी पॉइंट को देखना। दोस्तों ध्यान से सभी पॉइंट को देखना और समझने का आप लोग प्रयत्न करना। जैसे दोस्तों ये हमारी हो गई पृथ्वी, ठीक है ना, इसके बाद दोस्तों ये हमारी पृथ्वी हो गई, इसके बाद दोस्तों ये हमारी पृथ्वी हो गई, और इसके बाद दोस्तों ये हमारी पृथ्वी हो गई। और बात करें दोस्तों तो सूर्य हमारा यहाँ पर है, ये हमारा सूर्य हो गया, ये पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी, ठीक है ना, ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये, और ये सूर्य हो गया। अब दोस्तों जरा देखिए, इस रेखा की बात करें तो इसे दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। ठीक है ना दोस्तों, इसकी अगर बात करें दोस्तों तो इसे हम लोग बोलते हैं मकर रेखा। और इस रेखा की दोस्तों हम बात करें तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। और पृथ्वी का जो झुकाव है दोस्तों, ऐसे ही तो झुकी है पृथ्वी अपने अक्ष पर, मतलब ये पोजीशन पर पृथ्वी अपने अक्ष पर इस स्थिति में क्या झुकी हुई है। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर ये कर्क रेखा, ये भूमध्य रेखा, और ये हमारी क्या मकर रेखा। मतलब दोस्तों क्या हुआ, ये हमारी कर्क रेखा, इसके बाद नीचे दोस्तों भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, और ये हमारी मकर रेखा हो गई दोस्तों, मकर रेखा। इसी प्रकार इसमें भी विषुवत रेखा, कर्क रेखा, ये इसी प्रकार दोस्तों इसमें भी ये तीन आपकी हो गई। अब दोस्तों जरा ध्यान से देखिए, अगर ये भूमध्य रेखा है तो इसका मतलब ऊपर वाला जो ध्रुव होगा दोस्तों ये उत्तरी ध्रुव होगा, और नीचे वाला जो ध्रुव होगा दोस्तों ये दक्षिणी ध्रुव होगा। ठीक है ना दोस्तों, इसका मतलब जरा ध्यान से देखिएगा, सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें, सूर्य की लंबवत किरणें, सूर्य की लंबवत किरणें दोस्तों, सूर्य की लंबवत किरणें दोस्तों, सूर्य की लंबवत किरणें, सूर्य की लंबवत किरणें देखिए दोस्तों किस रेखा पर पड़ रही हैं, मकर रेखा पर। यहाँ पर सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पर पड़ रही हैं। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं ये हमारी मकर रेखा पर सर्वाधिक पड़ रही हैं। इसका मतलब दोस्तों जो मकर रेखा मतलब दक्षिणी गोलार्ध वाला जो पार्ट होगा, मतलब दोस्तों क्या हो गया, जो दक्षिणी गोलार्ध वाला पार्ट होगा, तो दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों क्या, दक्षिणी गोलार्ध में हमारी क्या होगी, गर्मी होगी, गर्मी। और दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में अगर बात की जाए तो उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों क्या होगी, सर्दी होगी। यही तो होगी दोस्तों, क्यों, क्योंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ रही, तो इसका मतलब दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी और उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी दोस्तों, सर्दी होगी। ठीक, इसी को दोस्तों बोला जाता है शीत अयनांत, शीत
अयनांत। इसी को दोस्तों क्या बोला जाता है? शीत अयनांत। और ये जब घटना होती है दोस्तों, ये घटना कब होती है? 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को, यानी इस 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती, जिस कारण से दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी रहती है और उत्तरी गोलार्ध में सर्दी। और ये घटना दोस्तों शीत अयनांत कहलाती है। और ये कब होती है दोस्तों? 22 दिसंबर। 22 दिसंबर। इसके विपरीत में दोस्तों जरा आ जाइए, जरा देखिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों ध्यान से। अब सूर्य की किरणें दोस्तों जरा देखिएगा, यहाँ पर सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में या दोस्तों कर्क रेखा पर लंबवत पड़ रही, ठीक है ना। जरा देखिएगा, यहाँ पर सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में या कर्क रेखा पर क्या लंबवत पड़ रही। तो इसका मतलब दोस्तों जो अब उत्तरी गोलार्ध में जब होगा, अब जो दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में होगा, तो इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध में अब गर्मी होगी, गर्मी का मौसम होगा। और दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में अगर बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों अब क्या होगी? सर्दी होगी, ठीक। यानी कि सूर्य की किरणें यहाँ पर लंबवत दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में या कर्क रेखा पर पड़ रही हैं। तो इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी और दक्षिणी गोलार्ध में हमारी क्या होगी? ठंडी होगी। तो ये आपका क्या होगा दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध, ठीक है ना, उत्तरी गोलार्ध में गर्मी और दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों क्या? सर्दी होगी, ठीक है ना। तो ये घटना दोस्तों जो कहलाती है वो हमारी कहलाती ग्रीष्म अयनांत। और ये घटना दोस्तों होती है 21 जून को। 21 जून को ये घटना दोस्तों कब होती है? 21 जून को दोस्तों ये घटना होती है 21 जून को, ठीक है ना। 21 जून को, यानी कि 21 जून को सूर्य की सीधी या लंबवत किरणें कर्क रेखा पर या उत्तरी गोलार्ध में पड़ती हैं, जिस कारण से उत्तरी गोलार्ध में गर्मी और दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी होती है। इसे दोस्तों हम लोग ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। और ये घटना दोस्तों कब होती है? 21 जून को। यहाँ पर जरा देखिए दोस्तों, यहाँ पर सूर्य की जरा लंबवत किरणें देखिएगा दोस्तों, विषुवत रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत रेखा पर सीधी चमक रही हैं। इसी प्रकार यहाँ से दोस्तों सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत रेखा पर सीधी हमारी ये चमक रही हैं, विषुवत रेखा पर सीधी चमक रही हैं सूर्य की लंबवत किरणें, ठीक। और ये सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत रेखा पर इधर भी चमक रही हैं, इधर भी। जब यहाँ पर सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत रेखा पर चमक रही दोस्तों, तो इस वाले दोस्तों घटना को हम लोग बोलते हैं वसंत विषुव। और दोस्तों ये कब होता है? 21 मार्च को, ठीक है ना दोस्तों। यानी कि 21 मार्च को सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत रेखा पर पड़ रही हैं। इसी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? वसंत विषुव। यहाँ पर मैं दोस्तों लिख देता हूँ भूमध्य रेखा, मतलब हम लोग यहाँ की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार इधर दोस्तों ये आपकी विषुवत रेखा है, यहाँ पर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ रही हैं। तो इस घटना को दोस्तों बोला जाता है शरद विषुव। इस घटना को दोस्तों क्या बोला जाता है? शरद विषुव। और ये दोस्तों घटना आपकी होती है 23 सितंबर को, ठीक है ना दोस्तों। 23 सितंबर को, ठीक। जब सूर्य की किरणें दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में या मकर रेखा पर लंबवत चमकती हैं, तो उस समय दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी और उत्तरी गोलार्ध में ठंडी होती है, ठीक है ना। इस घटना को दोस्तों शीत अयनांत कहते हैं। और यह घटना 22 दिसंबर को होती है। इसके विपरीत जब सूर्य की किरणें दोस्तों कर्क रेखा पर या उत्तरी गोलार्ध में सीधी चमकती हैं, तो इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी और दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी रहती है। और ये घटना दोस्तों ग्रीष्म अयनांत कहलाती है। और ये कब होती है? 21 जून को। जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत चमकती हैं, तो उसे दोस्तों हम लोग वसंत विषुव कहते हैं। और ये दोस्तों आपका 21 मार्च को होता है। और जब 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत चमकती हैं, तो उसे दोस्तों शरद विषुव कहते हैं।
और ये घटना दोस्तों 23 सितंबर को होती है, 23 सितंबर को होती है। क्लियर दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, आप लोग जरा इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर ये चीजें आप लोग समझ गए हैं तो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। कल दोस्तों हम लोग इसी बिंदु को लेकर डिटेल से बात करेंगे। वसंत विषुव, शरद विषुव क्या है, संक्रांति किसे कहते हैं, ठीक है ना, शरद विषुव क्या है, कैसे दिन बड़े छोटे होते हैं, इन्हीं सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगर मेरा आपका वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। धन्यवाद।